चलिए बात करते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध की। रशिया को लेकर डोनबास में बड़ी दहशत फैली हुई है। अमेरिका ने अपने हथियारों से यूक्रेन को एक कवच पहनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन ये सारे कवच कादिरोव के लड़ाकों ने तोड़ दिए हैं। पुतिन अब अपने खास और करीबी लोगों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लुहांस्क पर पूरी तरीके से कब्जे के बाद अब रूस की आर्मी को यूक्रेन में नए टारगेट दिए जा रहे हैं। क्या है पुतिन के नए टारगेट, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। पुतिन का अगला टारगेट क्या है? पुतिन यूक्रेन में अब और कौन सा शहर कब्जा करना चाहते हैं? पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री को बुलाकर क्या आदेश दिया? पुतिन से मुलाकात के बाद रूस के रक्षा मंत्री ने अपने कमांडरों को क्या नया फरमान सुनाया? आखिर अब यूक्रेन के किस शहर पर बारूद आग बनकर बरस रही है? रूस इतनी जल्दी में क्यों है कि यूक्रेन के कब्जाए गए इलाकों से रूसी पासपोर्ट भी जारी कर रहा है? और लिसिचांस्क में रूसी मिसाइलों ने कैसी तबाही मचाई है, अब विजुअल भी सामने आ गए हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का अंदाज बहुत जबरदस्त है। शासन करने और सरकार चलाने की उनकी अपनी एक अलग शैली है और इसी खास अंदाज में पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री को क्रेमलिन में बुलाया और उनसे युद्ध पर चर्चा की। रूस के रक्षा मंत्री ने भी पहले युद्ध में रूसी सेनाओं की सफलता का ब्यौरा दिया और फिर आगे पुतिन का विशेष संदेश सुना। Соединение воинские части, группировки войск «Центр» под командованием генерал-полковника Лапина во взаимодействии с подразделениями 2-го корпуса народной милиции Луганской Народной Республики и при поддержке южной группировки войск под командованием генерала Суровикина успешно проведена наступательная операция. В течение 2 недель окружены, ликвидированы группировки в Горском котле в районах Лисичанска и Северодонецка. Взято под контроль 25 населенных пунктов, наиболее крупные из которых Северодонецк, Золотое, Горское, Волчье. रूस के रक्षा मंत्री ने युद्ध की जो रिपोर्ट दी, उस पर पुतिन ने क्या कहा, जरा ये भी सुनिए। Участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности, а другие воинские соединения, включая и группировку «Восток», группировку «Запад», должны выполнять свои. व्लादिमीर पुतिन से निर्देश प्राप्त करने के बाद रूसी रक्षा मंत्री रूसी सेना के सैन्य अधिकारियों की बैठक में गए और उनको ये बताया कि आखिर सुप्रीम कमांडर पुतिन क्या चाहते हैं। पुतिन ने साफ कर दिया है कि निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किए बिना युद्ध नहीं रोका जाएगा। Российской армии и подразделений народных республик сократилось количество действующих в стране иностранных наемников и сотрудников частных военных компаний. За последние 10 дней 170 наемников уничтожены, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули территорию Украины. Сети и арсеналов. पुतिन का ऑर्डर मिलते ही यूक्रेन के एक और शहर स्लोवियांस्क पर हमले तेज हो गए। पूरी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पहले देखिए यूक्रेन में स्लोवियांस्क की लोकेशन क्या है। स्लोवियांस्क शहर यूक्रेन के डोनेत्स्क क्षेत्र के अंदर है। दरअसल यही इस वक्त पुतिन का अगला टारगेट भी है। लुहांस्क और डोनेत्स्क से मिलकर बनता है डोनबास।
अब 95% लुहांस्क पर रूसी कब्जा हो चुका है, लेकिन डोनेट्स्क पर अभी सिर्फ 50% ही कब्जा हुआ है। अब बाकी बचे हुए 50% डोनेट्स्क पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना ने एक और भयानक संग्राम छेड़ दिया है। और इसी मिशन का नतीजा है कि आज स्लोवियांस्क बुरी तरह जल रहा है। यहाँ बाजारों से धुआं उठ रहा है, बाजारों में मौजूद दुकानें जलकर खाक हो रही हैं, पूरा शहर सुलग रहा है। आग को बुझाने के लिए यहाँ राहत अभियान चलाया जा रहा है। ये पुतिन की आर्मी का गुस्सा है जो स्लोवियांस्क पर आग बनकर बरस रहा है। Припасів касетної дії, які розірвалися над містом та у різних частинах міста. Частина боєприпасів попала до центрального ринку, а також у інші мікрорайони. Було пошкоджено інфраструктуру міста, житлові будинки, також були смертельно. जहां भी रूस हमला करता है, वहां पर यूक्रेन का एक अधिकारी आकर पूरी बर्बादी का जायजा लेता है, नुकसान की कीमत नोट करता है। ज़ेलेंस्की ये सब इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि रूस से हर्जाना वसूल पाएंगे, लेकिन इसके लिए पुतिन की आर्मी को हराना होगा, जो इन तस्वीरों को देखकर बिल्कुल भी आसान नहीं लगता है। लिसिचांस्क में रूस की आर्मी ने जो कहर बरपाया है, उसकी तस्वीरें भी अब आना शुरू हो चुकी हैं। लिसिचांस्क शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, ना यहाँ इमारतों पर छत बची है और ना इन इमारतों के नीचे अब इंसान है। यहाँ से लोग भाग चुके हैं। इमारतों के अंदर भी जंग के निशान हैं। रूसी सैनिक अब इन तबाह हुए इलाकों में बेखटक दौरे कर रहे हैं। शहर के कई इलाकों में अब भी धुआं उठ रहा है। पूरा शहर रूसी सैनिकों के कब्जे में आ चुका है। वो रूसी भाषी लोग जो रूसी सैनिकों को अपना दोस्त समझते हैं, बिना किसी खौफ के राहत और मदद भी ले रहे हैं, लेकिन ये शहर इस कदर बर्बाद हो चुका है कि इसे दोबारा रहने लायक बनाने के लिए भी हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जंग के सामान शहर में बिखरे पड़े हैं, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं और हर तरफ कबाड़ और मलबा नजर आ रहा है। लिसिचांस्क पर कब्जे के बाद अब पुतिन की आर्मी का नेक्स्ट टारगेट क्या है? स्लोवियांस्क। पूरे क्रामातोर्स्क पर कब्जे का प्लान रूसी आर्मी ने तैयार कर दिया है। क्रामातोर्स्क डोनेट्स्क का सबसे ऊंचा इलाका माना जाता है और यहां पर कब्जा करने के बाद रूसी सेना को एक रणनीतिक बढ़त मिल जाएगी। इसके अलावा भी रूस काला सागर पर पकड़ मजबूत करने के लिए नए मोर्चे खोल सकता है। खार्किव पर भी कब्जा करने के लिए रूस की सेना दोबारा अभियान शुरू कर रही है। खार्किव में इस वक्त भी जंग जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक यूक्रेनी सैनिक कैसे एक गाड़ी के अंदर अपने घायल साथी को ले जा रहा है। रूसी जवानों के हमले से बचने के लिए इस यूक्रेनी सैनिक ने बहुत बहादुरी दिखाई है, खुद को भी बचाया है और अपने घायल साथी की भी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। किसी तरह बड़ी मशक्कत के बाद मिलिट्री एम्बुलेंस तक पहुंचने के बाद दोनों ने राहत की सांस ली है। ये तो खार्किव की एक तस्वीर है। ऐसी तमाम खतरनाक तस्वीरें मौजूद हैं। खार्किव के अंदर कहां हमले हो रहे हैं, कहां नहीं, हर तरफ यूक्रेन के सैनिक लगातार नजर रख रहे हैं और इसके लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। खार्किव के अंदर तमाम क्षतिग्रस्त इमारतें नजर आ रही हैं, जो यहाँ के लोगों के लिए काफी दर्दनाक मंजर है। Мой сын служит в армии. Если бы у них было много боеприпасов, Россию бы мы задавили. И я говорю,
Шевченко Виктор Алексеевич на весь мир. Мы задавим Россию, потому что мы патриоты, мы живем на своей земле. पुतिन ने एक और आदेश जारी करके पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्र की राजधानी डोनेत्स्क में 2 कार्यालय खोले हैं और इन कार्यालयों से रूसी पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं। ये यूक्रेन की संप्रभुता को आधिकारिक तौर पर बहुत बड़ी चुनौती है, जिसने ज़ेलेंस्की को काफी परेशान कर दिया है। О приеме в гражданство Российской Федерации по упрощенной программе на территории Донецкой Народной Республики обращается порядка 3500 граждан в неделю. В целом за весь период приема документов о приобретении гражданства принято порядка 400 тысяч граждан. कुल मिलाकर यूक्रेन पुतिन के गुस्से में लगातार जलकर खाक हो रहा है और ज़ेलेंस्की बेबस नजर आ रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। गुजरात में 10 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। एनडीआरएफ की 9 जबकि एसडीआरएफ की 1 टीम तैनात की गई। राजकोट में 2 जबकि गिर, सोमनाथ, नवसारी, बनासकांठा, वलसाड, सूरत, भावनगर और कच्छ में 1-1 टीम तैनात की गई, जबकि एसडीआरएफ की 1 टीम को पोरबंदर में तैनात किया गया। वहीं भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से तबाही मची। मणिकर्ण घाट में बादल फटने के बाद हुई बारिश से हालात बिगड़ गए। पानी की तेज धार में कई लोग बह गए तो वहीं कई लोग बारिश की चपेट में आ गए। राहत बचाव के लिए प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके अलावा शिमला समेत 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। उत्तराखंड में आसमानी आफत लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। चमोली जिले में लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। कई इलाकों में जमीन खिसकने से यातायात प्रभावित। कुहेड़ और मथरपाल में मलबा इकट्ठा होने के चलते घंटों तक गाड़ियां फंसी रही, तो वहीं प्रशासन की तरफ से मलबा हटाने के बाद लोगों की आवाजाही शुरू हुई, लेकिन फिर से मार्ग बाधित होने की संभावना जताई जा रही है। गोवा में बारिश के बाद 9 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट को जारी किया गया। पणजी में मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में भरा पानी। सड़कों पर जलभराव से यातायात प्रभावित। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में लोगों के घरों में घुसा पानी। जलभराव के कारण गाड़ियों को पानी से गुजरना पड़ रहा है, जिससे आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही हैं। यूपी के बिजनौर में बाढ़ के चलते कई एकड़ खेत पानी में डूब चुके हैं। गंगा नदी में तेजी से हो रहे कटाव की वजह से खेत नदी में समा गए। लगातार फसल के नुकसान से अब किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। कटाव को रोकने के लिए गंगा नदी के किनारे प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई, लेकिन पानी की तेज धार सब कुछ डुबोने पर आमदा है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश हुआ। हत्या से पहले शूटर्स ने आधुनिक और विदेशी हथियारों से प्रैक्टिस की थी। स्पेशल सेल की पूछताछ में मूसेवाला के शूटर्स ने यह खुलासा किया है। प्रियवत फौजी और अंकित सिरसा ने मूसेवाला हत्याकांड के पहले कई अत्याधुनिक और विदेशी हथियारों को चलाने की प्रैक्टिस की थी। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। जुबैर के वकील ने कहा कि सोशल मीडिया पर जुबैर को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। अमरावती उमेश कोले हत्याकांड के पीएफआई कनेक्शन की जांच में जुटी एनआईए ने अमरावती के पीएफआई चीफ सोहेल नदवी से कई घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि उमेश कोले हत्याकांड के मुख्य आरोपी इरफान लगातार सोहेल से संपर्क में था। एनआईए ने सोहेल नदवी से पैसों के लेन देन के बारे में भी पूछताछ की। एनआईए ने अमरावती में 13 जगहों पर छापेमारी भी की। कन्हैयालाल मर्डर केस में एक्शन में एनआईए अब छठे आरोपी वसीम अली से पूछताछ करने की जा रही है। साथ ही हत्या की साजिश को तार खंगालने की कोशिश की जा रही है। वसीम की भी कन्हैयालाल की दुकान के पास ही उसकी दुकान है। वसीम भी हत्या में शामिल था। कोर्ट ने वसीम को 12 जुलाई तक एनआईए कस्टडी में भेजा। फिल्म काली के पोस्टर पर देश भर में बढ़ा विवाद। फिल्मकार लीना पर हो सकती है एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश में फिल्म काली को बैन करने पर सरकार कर रही है विचार। उधर उत्तराखंड के हरिद्वार में भी अखाड़ा परिषद की बैठक हुई। बैठक में संतों ने देवी काली पर बनी विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया।
हैदराबाद के राजेंद्र नगर से दिल दहला देने वाली तस्वीर आई सामने। वीडियो में एक तेज रफ्तार गाड़ी महिला को जोरदार टक्कर मारती नजर आई और ये घटना मौके पर हुई, जिसमें लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आरोपी ड्राइवर की पहचान कर ली गई है साथ ही, लेकिन घटना के बाद आरोपी मौके से फरार है, जिसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। कर्नाटक के बीदर से भीषण हादसे का एक वीडियो आज सामने। वीडियो में रेलवे क्रॉसिंग फाटक पर ट्रेन एक ट्रक को टक्कर मारती हुई नजर आई। बताया जा रहा है कि ट्रक फाटक को पार कर रहा था, तभी उसका टायर रेलवे ट्रैक में फंस गया और दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन ट्रक को टक्कर मारती हुई आगे निकल गई। इस हादसे में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में अनियंत्रित कार ने 2 लोगों को घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक कार को एक नाबालिग चला रहा था। पूरी घटना कैमरे में कैद हुई। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से कार आती है और सीधा बाजार में खड़े लोगों पर चढ़ जाती है। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में शराब के नशे में एक पिता ने अपनी 5 साल की बेटी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना के बाद बच्ची की हालत बेहद नाजुक है। बच्ची का इलाज ग्वालियर के जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ौदी की है। भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में ऑन ड्यूटी एक बुजुर्ग टीटी को जीआरपी ने एसआई ने बुरी तरीके से पीटा। पीड़ित टीटी ने बाढ़ में एसआई सुनील कुमार के खिलाफ लेकर शिकायत भी की। दोनों के बीच सीट को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद कोच में मौजूद एसआई और उनके साथियों ने टीटी को जमकर पीटा और इस दौरान भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस करीब आधे घंटे तक स्टेशन पर खड़ी रही। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज डॉक्टर गुरप्रीत कौर संग शादी के बंधन में बंध गए। शादी समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। दोनों को शुभकामनाएं दी। नए जोड़े के साथ शादी में आज सभी मेहमान अरदास करते हुए नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान की मां ने अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में 15 अगस्त तक पंचायत चुनाव करवाने का निर्देश दिया। इससे पहले राज्य सरकार ने बारिश की वजह से इन चुनावों को टालने की अर्जी दी थी। याचिका में सरकार का कहना था कि बारिश में चुनाव के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी गोवा सरकार की याचिका खारिज कर दी थी। गोवा में पंचायत की 186 सीटों के लिए चुनाव होना है। पंचायत का कार्यकाल पिछले महीने ही खत्म हो गया था। ब्राजील के मनौस में बाढ़ का पानी लगातार कहर बरपा रहा है। रिहायशी इलाके में आई बाढ़ से लोग परेशान हैं। सैलाब के बीच रहने को ये लोग मजबूर है। साथ ही बाढ़ के साथ पानी में बहकर आया कचरा ढेर अब लोगों के घरों के पास इकट्ठा हो गया। प्रशासन की तरफ से बनाई गई टीम नाव के सारे कचरा हटाने का काम कर रही है और लोगों को खाने पीने का सामान मुहैया करा रही है। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ से भारी बारिश ने मचाई तबाही। सिडनी में बाढ़ का पानी घरों में घुसा, जिसमें लगभग 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। सड़कें और रेल की पटरियां भी जलमग्न हो चुकी हैं। बाढ़ से बिगड़े हालात के चलते सरकार ने आपदा की घोषणा की, तो वहीं बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। और रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच यूक्रेन की सेना रूस पर पलटवार करती हुई नजर आई। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें दावा किया जा रहा है कि रूस के अलग अलग ठिकानों पर यूक्रेन की फौज ताबड़तोड़ बम बरसाकर तबाह कर रही है। यूक्रेन द्वारा जारी इस वीडियो में जबरदस्त धमाका होता हुआ नजर आया। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि शर्मा। तो मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जी हां, बिश्नोई गैंग की तैयारी कुछ और थी। बिश्नोई गैंग का प्लान कुछ और था। अगर ये प्लान सक्सेसफुल रहता तो सिद्धू मूसेवाला को 19 मई को ही मौत के घाट उतारने की तैयारी थी। तो ये नापाक साजिश का खुलासा हुआ है। बिश्नोई गैंग के नापाक साजिश का खुलासा हुआ है। पंजाब पुलिस लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। रोज नए खुलासे हो रहे हैं, कई अहम जानकारियां आ रही हैं। इसी कड़ी में ये बड़ी ब्रेकिंग हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिग ब्रेकिंग, एक बड़ी खबर इस पूरे मामले में कि 19 मई को ही सिद्धू मूसेवाला का मर्डर का प्लान बनाया गया था बिश्नोई गैंग की तरफ से। जी हाँ, बठिंडा वो जगह जहां पर शार्प शूटर्स भी मौजूद थे, हथियार भी मौजूद थे, तैयारियां भी लगभग मुकम्मल कर ली गई थी, लेकिन किसी वजह से वो नहीं हो पाई, जिसकी वजह से 10 दिनों के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो इस पूरे मामले में इस केस की लगातार तफ्तीश चल रही है, लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले आप तक तमाम जानकारी पहुंचा रहा है। इस केस की परत दर परत जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अलग अलग खुलासे हो रहे हैं, जानकारियां आ रही हैं और
इन्हीं कड़ी में इसी इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ये बात सामने आई है, ये बड़ी बात सामने आई है, बड़ी जानकारी सामने आई है कि 19 मई को ही इस प्लान को अंजाम देने की फिराक में था बिश्नोई गैंग। बाकायदा तैयारियां की गई थी, वहां पर शार्प शूटर्स पहुंचे थे और इस बात का खुलासा खुद हथियारों के सप्लाई में शामिल, जो हथियारों का जो मुख्य सप्लायर था बलदेव ने इस बात का खुलासा किया है। पुलिस की पूछताछ में ये बलदेव का कबूलनामा है। पुलिस पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश। मूसेवाला मर्डर के प्लान की इनसाइड स्टोरी। उनतीस मई 2022 को बदमाशों ने मानसा पंजाब में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन मर्डर के लिए तय की गई तारीख 29 मई नहीं, बल्कि उससे 10 दिन पहले यानी 19 मई तय की गई थी और उसी दिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या का प्लान तय किया गया था। इस हत्या को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हथियारों के साथ साथ रेकी करके फुल प्रूफ तैयारी भी की गई थी। पंजाब पुलिस के मुताबिक 19 मई को मूसेवाला की हत्या को अंजाम देने के लिए गोल्डी बराड़ के कहने पर बलदेव चौधरी नाम का आदमी हथियारों की डिलीवरी करने बठिंडा पहुंचा था, जबकि दूसरी तरफ अमृतसर से 3 शूटर भी हत्या के लिए बठिंडा पहुंच गए थे। बलदेव चौधरी नाम का व्यक्ति जो गोल्डी बराड़ से डायरेक्टली इन टच में था सिग्नल ऐप के जरिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी इंटेरोगेशन में ये बात सामने आई कि वो 19 तारीख को लुधियाना से चलता है, पहले जगराऊं जाता है, वहाँ से वो गोल्डी बराड़ के कहने पे वेपन कलेक्ट करके कंसाइनमेंट लेता है और बठिंडा पहुँचता है। बठिंडा दूसरी तरफ से अमृतसर की तरफ से जो संदीप कालों ने भेजा हुआ था सतबीर और उसके साथ 3 जो शूटर हैं, मनी रैया, मनदीप तूफान और एक अभी अननोन है, वो वहाँ पहुँचते हैं। बलदेव चौधरी उनको जाके पेट्रोल पंप पे वो वेपन उनको हैंड ओवर कर देता है। पंजाब पुलिस इस एंगल से भी जांच में जुटी है कि 19 मई को बठिंडा में शूटरों के पहुंचने और हथियारों की डिलीवरी के बाद बदमाश किस तरफ गए, क्योंकि खबर है कि 19 मई को सिद्धू मूसेवाला अपने घर पर ही थे, जबकि पूछताछ के दौरान पुलिस को इस बात का भी पता चला है कि इस हत्याकांड में मनप्रीत मानू नाम का शूटर भी शामिल था। 19 तारीख को जो 10 दिन पहले मर्डर के बलदेव चौधरी वहाँ पे पहुँचता है, वहाँ पे मनप्रीत मानू का प्रेजेंट होना और जो कुछ और अननोन बंदे भी हैं जो भी आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं, ये सभी उस तरफ इशारा करते हैं कि इनकी प्लानिंग काफ़ी पहले से ही थी। हो सकता है वो उस दिन भी ये काम करना चाहते हों। पुलिस पूछताछ में इन हथियारों के सीमा पार से लाए जाने की बात भी सामने आई है। पंजाब पुलिस के मुताबिक सतबीर का गांव पाकिस्तान बॉर्डर के काफी करीब है, जबकि संदीप नाम के आदमी का गांव भी सीमा के काफी करीब होने की जानकारी मिली है और इसी वजह से पंजाब पुलिस इस बात की भी जांच में जुटी है कि मूसेवाला हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियार सीमा पार से तो नहीं लाए गए। बीर जिसका गांव तलवंडी राय दादू है, बिल्कुल काफी नजदीक है बॉर्डर से, और संदीप कालों वो भी उसी एरिया के नजदीक के रहने वाला है, तो हमें काफ़ी शक है कि वेपन कहीं ना कहीं बाहर से इनके पास आए होंगे, तभी इन्होंने आगे सप्लाई किए। पंजाब पुलिस का दावा है कि संदीप नाम के एक आदमी ने 19 मई को गैंग में शामिल 3 शूटरों को एक गाड़ी से बठिंडा के पेट्रोल पंप पर भेजा था और अब पुलिस मूसेवाला हत्याकांड में इसी संदीप नाम के आदमी की भूमिका तलाशने में जुट गई है। साथ ही इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि संदीप किस गैंग के लिए काम करता है। तो आपने देखा इस रिपोर्ट के जरिए और इस बात से भी समझा जा सकता है जो चीज़ें आपने यहाँ पर सुनी हैं, जो भी फैक्ट्स सुने इस रिपोर्ट के जरिए जो न्यूज़ 18 इंडिया अब तक लगातार पहुँचा रहा है, इस पूरे मर्डर केस के लिए बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग की गई थी। अब देखिए सीमा पार से हथियार आते हैं और इतने महीने से तैयारी की गई है। इस खबर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, अमित पांडे हमारे साथ लुधियाना से जुड़े हुए, दीपक बिष्ट हमारे साथ भिवानी से
जुड़े हुए। सबसे पहले हम रुख करेंगे अमित पांडे का। अमित, लगातार जो डिटेल्स आप हम तक पहुंचा रहे हैं, न्यूज़ 18 इंडिया दर्शकों तक पहुंचा रहा है, इससे समझा ये जा सकता है, बिल्कुल बात साफ है कि इस पूरी वारदात को अंजाम देने के फिराक में बिश्नोई गैंग काफी पहले से जुटा हुआ था। इसकी तैयारियां बहुत पहले से की गई थी। जी बहुत पहले से इसकी तैयारियां की गई थी और अलग अलग मॉड्यूल के भी इस पूरे मामले में काम करने की जानकारी सामने आई है। मतलब कि मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, अब इस दोनों मॉड्यूल में कौन कौन है इस बात की पूरी तफ्तीश की जा रही है। और 19 तारीख को किस वजह से जो शूटर्स के मंसूबे थे वो भटक गए, इस बात की पूरी तफ्तीश हो रही है। फिर 29 तारीख को इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो बेहद विस्तृत ये नेटवर्क है और इसमें 4 से 5 जो गैंग मेंबर्स हैं उनकी संलिप्तता इसमें पाई गई है रश्मि। और ये एक बैकअप प्लान था, बैकअप मॉड्यूल था और 4 राज्यों का जो मॉड्यूल था लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वो काम कर रहा था। 4 राज्य कौन कौन थे? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जाहिर सी बात है पंजाब का मॉड्यूल। बिल्कुल अलग अलग गिरोह का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अब हम दिखाते हैं आपको कैसे यहाँ पर बच्चों का भी, भोले भाले मासूम बच्चों का भी इस्तेमाल किया गया है इस नापाक काम को अंजाम देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताते हैं कि किस तरह से मूसेवाला मर्डर केस में भिवानी जिले का इस्तेमाल किया गया है, भिवानी जिले के बच्चों का इस्तेमाल किया गया है। जाहिर सी बात है, जब कोई भी गैंग अपना वर्चस्व फैलाने की कोशिश करता है, स्थापित करने की कोशिश करता है, तो वो यूथ का इस्तेमाल करता है, युवाओं का इस्तेमाल करता है अपनी धाक जमाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी गैंग से जोड़ने के लिए। तो यही कवायद, यही कोशिश बिश्नोई गैंग की तरफ से भी की गई। और सबसे बड़ा अगर हम बात करें, यहाँ पर ये ऐसा इलाका जहाँ पर एक तरह से बच्चों का इस्तेमाल किया गया है, गैंगस्टर की फैक्ट्री भी कह सकते हैं। फिलहाल इस जगह को जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह से बिश्नोई गैंग लगातार इस जगह का इस्तेमाल कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग हरियाणा के भिवानी में काफ़ी सक्रिय रहा है और पिछले कुछ सालों में इस गैंग से तकरीबन सबसे ज़्यादा लड़के जुड़े हैं, जिनकी तादाद 100 से ज़्यादा है। और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए भिवानी के पुलिस प्रवक्ता अभिषेक जी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 100 से ज़्यादा लड़के हैं और भिवानी पुलिस किस तरह से इसको देख रही है? क्या ये लड़के पकड़े जाते हैं या किस तरह से आपकी नज़र है? देखिए सर, जैसा कि आपने अभी बतलाया है, जो इनपुट्स आ रही हैं कि जो आप मेंबर्स के लिए जो संख्या बताई गई है 100 के करीब है, तो ये क्या है कि अभी ऐसा कोई जो एक्चुअल डाटा तो प्राप्त हुआ नहीं है इसमें। लेकिन हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में 2017 और 18 के दौरान 3 केसेस रहे हैं हमारे उसमें। सर, अगर दिल्ली पुलिस आपसे इन 100-125 लड़के जो उसके गैंग से, लॉरेंस के गैंग से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में जो भिवानी से जुड़े हुए हैं ये बात आ रही है, तो इनका अगर इनपुट लेने की कोशिश करें तो पुलिस को आप लोग पूरा सपोर्ट करें? जी जी बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर पे पुलिस का पहला ही कार्य है भाई अपराध को पर अंकुश लगाने का प्रयास करके और अपराधी को जेल तक पहुंचाने के लिए। अगर सेल्स किसी भी प्रकार से सेल से संपर्क करके या सेल्स द्वारा भी कोई भी जानकारी ऐसे शूटर्स के रिगार्डिंग या कोई भी हमें उपलब्ध कराई जाती है, तो निश्चित तौर पे एक समयबद्ध तरीके से हम उनको जो पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाएंगे और उसके ऊपर जो भी लीगल एक्शन होगा वो लिया जाएगा। तो भिवानी की हम बात कर रहे थे, सीधे रुख कर लेते हैं भिवानी का ही, जहां हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट बने हुए हैं लगातार। दीपक, ये बात तो साफ हो गई है कि यहाँ पर गलत तरीके से, गलत इंटेंशंस के साथ बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस के लिए भी एट द सेम टाइम बड़ी चुनौती होगी कि इन भोले भाले मासूम बच्चों को किसी भी तरह के गिरोह से बचाना है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि भिवानी के अलावा हरियाणा की कई जगह ऐसी हैं जहाँ से इस तरह के जो यूथ होता है उसका इस्तेमाल गैंगस्टर अपने लिए करते हैं, क्योंकि उन लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है और गैंगस्टर को अपने काम निकालने की ज़रूरत होती है और इन लोगों को आम सप्लाई किया जाता है। क्योंकि भिवानी में जिस तरह से पुलिस सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो 100 से ज़्यादा ऐसे लड़के जो हैं लॉरेंस गैंग के साथ जुड़े हैं, जो पिछले कई 4 से 5 सालों में लगातार उनकी बढ़ोतरी हुई है और वो सभी सिर्फ तैयार रहते थे लॉरेंस बिश्नोई के एक इशारे को लेकर
लेकर कि कोई काम उन्हें दिया जाए। और यही वजह थी कि भिवानी के कई ऐसे इलाके थे जहां पर साल 2017 में इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए जिसमें इस गैंग से जुड़ने की कोशिश करने के लिए युवाओं को प्रेरित किया गया था। और यही वजह थी कि 2017 में जब इस बात की जानकारी भिवानी पुलिस को मिली थी तो भिवानी पुलिस ने रातों रात उन पोस्टर्स को हटवाया था, जो कई इलाकों में, चाहे वो तिलवाड़ा हो या फिर चौक हो या फिर जो बावड़ी गेट है, इन इलाकों में ये पोस्टर्स लगाए गए थे। और ये बताया जा रहा था कि इस पोस्टर के जरिए युवाओं को लॉरेंस गैंग और दूसरे गैंग से जुड़ने के लिए कहा जाता था। और यही वजह थी। उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की थी और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी की थी। तब जो कुछ लोगों के नाम सामने आए थे, लॉरेंस बिश्नोई, सचिन चौधरी, उसके साथ ही दीपक उर्फ टीनू और कई ऐसे, नीरज, ये ऐसे नाम थे जो इस जगह पर पूरे गैंगस्टर्स जो गैंग को ऑपरेट कर रहे थे और युवाओं को बढ़ा रहे थे कि उनके हाथ जो है गैंगस्टर की तरफ बढ़ने चाहिए। और यही वजह थी कि यहाँ पर जो तादाद है वो 100 से ज़्यादा लड़कों की है। लेकिन भिवानी पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले में वो जांच कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का कोई क्राइम इन लड़कों के द्वारा नहीं किया गया, दूसरे स्टेट में किया गया हो। अगर पुलिस उनसे इन्फॉर्मेशन लेती है, दिल्ली पुलिस या फिर पंजाब पुलिस, तो वो उनके साथ शेयर करके कार्रवाई करेंगे। जी, जाहिर सी बात है, पूरा केस पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, बड़ा चैलेंज है। दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार हम अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच हम बात कर लेते हैं इस पूरे मर्डर केस मामले में जो मेन शूटर रहा है। जी हाँ, मनप्रीत सिंह मन्ना की हम बात कर रहे हैं, जिसकी एक गोली की वजह से सिद्धू मूसेवाला की जान चली गई। वो अभी भी फरार चल रहा है। बड़ी बात यह है कि उसके गांव मोगा में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। हमारी टीम पहुंची, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची मोगा के उस गांव में जहां का रहने वाला है मनप्रीत सिंह मन्ना, शार्प शूटर, मेन शूटर, और यहां तक कि उसके परिवार वाले भी फरार चल रहे हैं। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लॉरेंस के शूटर मनप्रीत के गांव में सन्नाटा। शूटर मनप्रीत के गांव पहुंचा न्यूज़ 18। शूटर मनप्रीत की तलाश में पुलिस। मूसेवाला हत्याकांड में फरार शूटर मनप्रीत की तलाश कई राज्यों की पुलिस ने तेज कर दी है और इसी कड़ी में पुलिस मनप्रीत के गांव तक पहुंची। मनप्रीत पंजाब के मोगा के कूसा गांव का रहने वाला है और फिलहाल इस गांव में उसके घर पर कई महीनों से ताला लगा है। जांच एजेंसियों का दावा है कि मनप्रीत ने ही मूसेवाला पर पहली गोली चलाई थी और उसी की गोली से मूसेवाला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। शूटर मनप्रीत की तलाश में कई राज्यों की पुलिस जुटी है, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल सका है। इसी बीच न्यूज़ 18 की टीम मोगा जिले में मौजूद मनप्रीत के गांव कूसा पहुंची। इस वक्त हम मोगा के कुस्सा गांव में मौजूद हैं और ये है मानूर मनप्रीत का घर है। मनप्रीत फरार चल रहा है और पुलिस की उसको तलाश है, चाहे पंजाब पुलिस हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, शिद्दत से मानू की तलाश है। और उसके ऊपर आरोप है कि करीब 5 से 6 केसेस उसके ऊपर दर्ज हैं। मोगा का रहने वाला है और फिलहाल उसके इस घर पर कोई नहीं है। मूसेवाला हत्याकांड में मनप्रीत का नाम सामने आने के बाद से लगातार मनप्रीत के घर पर पुलिस वालों का आना जाना लगा है और सिर्फ पंजाब पुलिस ही नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस की टीम भी उसकी तलाश में कूसा गांव पहुंच चुकी है। लेकिन घर पर ताला लगा होने की वजह से पुलिस के हाथ अब तक कुछ नहीं लग सका है। शूटर के पड़ोसियों से सवाल जवाब, मनप्रीत के परिवार ने छोड़ा गांव। वैसे बताया जा रहा है कि इस दौरान पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस ने मनप्रीत के पड़ोसियों से पूछताछ की थी। न्यूज़ 18 की टीम ने भी गांव में उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन गांव के ज्यादातर लोगों ने मनप्रीत के बारे में बात करने से ही इनकार कर दिया। जैसे तैसे उसका एक पड़ोसी बात करने के लिए तैयार हुआ, जिसने सिर्फ इतना बताया कि करीब 4 महीने पहले मनप्रीत के घर वाले रोजगार की तलाश में शहर चले गए थे। यहाँ से तो जी किते भी नहीं आया, ना देखा ही यहाँ से रहता कि नहीं रहता, क्या पता कहाँ से रहता है कहाँ से नहीं रहता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि 6 महीने पहले मनप्रीत घर आया था, लेकिन उसके बाद से ही उसे किसी ने नहीं देखा। फिलहाल जांच एजेंसियों ने मनप्रीत को ढूंढने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन इसके बाद भी वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। माना जा रहा है कि मनप्रीत की गिरफ्तारी के बाद ही पुलिस मूसेवाला केस की एक और कड़ी खोलने में कामयाब होगी।
तो सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई एक अहम कड़ी है और इसी से जुड़े एक अहम शख्स की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है, लगातार जुटी हुई है। लेकिन इस बीच एक सनसनीखेज कहानी सामने आई है। क्या है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ये इनसाइड स्टोरी? देखिए जनाब दवे की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कैसे काम करता था लॉरेंस गैंग? क्यों नाबालिगों को गैंग में शामिल करता था लॉरेंस? कैसे जेल से ही साम्राज्य चलाता रहा लॉरेंस? क्या है लॉरेंस की कोड मिस्ट्री? न्यूज़ 18 इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव। लॉरेंस गैंग की पूरी कहानी को समझने से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देख लीजिए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के चाहने वालों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया है। इस वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई के बचपन, स्कूल टाइम, छात्र राजनीति और अपराध की दुनिया में दाखिल होने की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि बचपन से लेकर अपराध की डायरी में नाम दर्ज होने तक लॉरेंस बिश्नोई कितने खूंखार इरादों वाला है। यही वजह है कि कई राज्यों की पुलिस लॉरेंस के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। लॉरेंस की जिंदगी के ऐसे ही खतरनाक पन्नों से उसके गैंग की इनसाइड स्टोरी भी निकलकर सामने आ रही है। दावा किया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग में नाबालिग लोगों को ही सबसे ज्यादा पसंद करता था। तो आखिर क्यों ऐसा था कि लॉरेंस बिश्नोई नाबालिग लड़कों पर अपनी नजर रखता था? इस थ्योरी को समझने के लिए 19 साल के अभिषेक कोहली की कहानी को समझना होगा। वो अभिषेक कोहली जो अपने काम करने के तरीकों की वजह से लॉरेंस का खास बन गया था। बताया जाता है कि महज 16 साल की उम्र में अभिषेक ने पहली वारदात को अंजाम दिया। ये तुषार नाम के अपराधी के अपहरण की वारदात थी जो जुए का अड्डा चलाता था। इस दौरान अभिषेक ने तुषार को बेरहमी से पीटा भी था। मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी संतोष जाधव को अभिषेक के इस कारनामे की जानकारी लगी, जिसके बाद संतोष जाधव ने वीडियो कॉल पर लॉरेंस और अभिषेक की बात करवाई। दावा किया जाता है कि अभिषेक संतोष जाधव को कुछ बड़ा करके दिखाना चाहता था। अभिषेक कोहली के जज्बे को देखकर उसे जयपुर भेजा गया, जहां आशीष बिश्नोई, दिनेश बिश्नोई और अमित बवाना ने उसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के दौरान ही अभिषेक लॉरेंस गैंग का काफ़ी ध्यान खींचने लगा और जब अभिषेक पूरी तरह से तैयार हो गया तो उसे फिरौती के धंधे में हाथ आजमाने के लिए कहा गया। इस दौरान अभिषेक का बाकायदा कमीशन भी फिक्स किया गया था। फिरौती में जितनी रकम मिलती थी उसका 15% हिस्सा अभिषेक का होता था, जबकि बाकी हिस्सा लॉरेंस के पास जाता था। राजस्थान के राय सिंह नगर में राकेश और लाला खतीक से 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, जिसमें अभिषेक को 15 लाख रुपए मिले थे। राजस्थान के ही गंगानगर जिले के शुभम गुप्ता के पास से भी 1 करोड़ रुपए की फिरौती मिली थी। यहाँ भी अभिषेक को 15 लाख रुपए दिए गए थे। हनुमानगढ़ के इंदु हिसारिया के पास से 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, जिसमें से अभिषेक को 1 करोड़ रुपए मिले थे। नाबालिग पर लॉरेंस ज्यादा जोर इसलिए देता था कि अगर वो पकड़ा भी जाए तो जुवेनाइल कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई हो और वो जल्द बाहर आ जाए। लॉरेंस का ये मानना था कि कम उम्र के लोगों का खून गर्म होता है और वो आसानी से कोई भी काम करने को राजी हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वो कम उम्र के लोगों को लंबी रेस के घोड़े की तरह मानता था। इसलिए लॉरेंस का गैंग बाकायदा ऐसे लोगों पर नजर रखता था जो छोटी उम्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देते थे। इसकी सारी जानकारी ह्यूमन इंटेलिजेंस से रखी जाती थी। ऐसे लोगों के बारे में थाने से भी पता किया जाता था। इतना ही नहीं, अखबार में अगर किसी नाबालिग के अपराध की खबर आती थी तो उस पर भी नजर रखी जाती थी और कुछ दिन बाद उससे संपर्क किया जाता था। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि लॉरेंस के गैंग में 200 ऐसे लड़के शामिल हैं जिनकी उम्र बेहद कम है,
लॉरेंस की बच्चा ब्रिगेड को बाकायदा हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी। साथ ही ये बताया जाता था कि पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए तकनीक का इस्तेमाल कैसे करना है। लॉरेंस का गिरोह एक दूसरे से संपर्क करने के लिए सोशल मीडिया का खूब सहारा लेता था। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये लोग आपस में संपर्क साधा करते थे। किस प्लेटफॉर्म पर बात करना सेफ है, इसको लेकर बाकायदा कोड जनरेट किए जाते थे। जैसे संतोष ने अगर अभिषेक कोहली को 2 डॉट भेजे तो सामने से 3 डॉट आने चाहिए। अगर जवाब में 2 या 4 डॉट आते हैं तो इसका मतलब है कि बात करना सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा लॉरेंस गैंग VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से भी बात करता था। इसके इस्तेमाल के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसे लोगों को भी रख रखा था जिन्हें ऐसे मामलों में महारत हासिल है।